नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात उस बाढ़ की जो बिहार के कई जिलों के लोगों को एक बार फिर बेघर करने पर आमादा है। सबसे पहले बात दरभंगा की, तो लगातार 2 दिनों की बारिश ने दरभंगा शहर को दरिया बना दिया है। हालत यह है कि दरभंगा नगर निगम खुद पानी में डूब गया है। शहर के ज्यादातर मुख्य सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। स्थानीय लोग जल जमाव के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके लिए नगर निगम ही जिम्मेदार है। जो है 2 दिन का बारिश होने की संभावना बताई थी, लेकिन ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ का कंडीशन। आज हमारे बच्चे यहाँ पे गिर गए हैं। इसके अंदर अगर चले जाएगा तो अंदर कौन जिम्मेदार होगा? हर इंसान को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। सब आदमी एक दूसरे कहीं जा नहीं सकता है। कितने इसमें गिर गए हैं बच्चे और कितने साइकिल वाला गिर गया है। और अब आपको दिखाते हैं शहर के शान डीएमसीएच की तस्वीरें। बारिश ने दरभंगा शहर के साथ साथ डीएमसीएच अस्पताल की भी सूरत बिगाड़ कर रख दी। डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा के साथ साथ चाइल्ड डिपार्टमेंट और मेडिसिन विभाग में घुटने भर पानी भर गया है, जबकि अस्पताल अधीक्षक का कार्यालय झील में तब्दील हो गया है। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में भी पानी भर गया है। पेशेंट को भर्ती करके हैं, प्रेगनेंसी इशू हुआ है, लेकिन यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से या चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस पर कार्य नहीं कर रहा है। इधर गोपालगंज में भी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इससे सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। जिला प्रशासन ने गंडक के निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया है। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की गोपालगंज सहयोगी मुकेश कुमार ने। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसका असर गोपालगंज में दिखने लगा है। हालांकि अभी 24 घंटे बाद जो गंडक का जो जलस्तर वो लगातार बढ़ेगा और गोपालगंज का जो निचला इलाका है और खासकर सदर अनुमंडल के जो 6 प्रखंड है वो बाढ़ से प्रभावित होंगे। और देखिए अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर के पास हैं और यहाँ पर देखिए नाव का प्रचालन शुरू हो गया है। हालांकि डीएम ने नाव के प्रचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है कि गंडक की जैसे जैसे तेज धारा जो है जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है लोगों का रिस्क बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि डीएम ने अलर्ट जारी किया है। जो सदर अनुमंडल के जो 6 प्रखंड हैं, खासकर कुचायकोट सदर प्रखंड है, माझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर, इन प्रखंडों के जो निचली इलाका है वहाँ बाढ़ का जो है वो त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और देखें आप भी कि जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसमें तेज बहाव भी है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हालात है। आप यहाँ पर कितने दिनों से बाढ़ का पानी बढ़ा हुआ है? यहाँ पर करीबन 1 हफ्ते से बढ़ा है। अच्छा, तो अभी पानी बढ़ रहा है? अभी बढ़ ही रहा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? पानी बढ़ रहा है तो यही दिक्कत है, नाव से आने जाने का दिक्कत है और कुछ नहीं दिक्कत। नाव से आना जाना पड़ रहा है। एक और महिला है यहाँ पर, हमसे बात करते हैं। क्या आप क्या बताएं, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? कॉमन दिक्कत हमनी के ना वो न बना पानी बना खेत में जायदाद बा आ ना कुछ बा, तो दिक्कत आदमी के नहीं खे। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव कैसे? से आवता लो नाव से। और बीमारी होने के बाद कैसे आप लोग आती हैं? तो वह मुँह तो केहू मर जाई या केहू जी जाई, नहीं से आई जी, दोसर का करी। तो देखिए जो बाढ़ जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि जो गंडक का जो जलस्तर बढ़ा है उसे बढ़ने से जो कई गांवों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और नाव से प्रचालन ही लोगों के मात्र रास्ता है। खासकर जो बीमार हैं उन्हें जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बात कटिहार की करते हैं। कटिहार में कई सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का स्तर घटने लगा है। गंगा फिर अपना रौद्र रूप ना दिखाए, इसके लिए सरकारी व्यवस्था से दूर लोग, खासकर ग्रामीण महिलाएं, मां गंगा को मनाने लगी। इतनी परेशानी के बावजूद उन्हें मां गंगा से कोई शिकायत नहीं है। गंगा माता सो हम लोग सब दिन भी पूजा पाठ किए, अभी भी कर रहे हैं। गंगा माता यंगने घर जो भी किया बहुत अच्छा किया। माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते आप लोग क्षमा करते हैं
जो भाई बंधु बेटा मधु जो भी है सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। प्रार्थना करते हैं कि अब गंगा में माल जल के हम लोग को बाल बच्चा को बहुत दिक्कत हुआ, अब माफ़ कीजिए, इतना थी बहुत हम लोग के डूब रहे हैं, बाल बच्चा भी पानी में है, गाय माल भी पानी में है, इसीलिए हम लोग के गंगा माई के प्रणाम करते हैं कि हे गंगा माई हम लोग को माफ़ कीजिए, जो गलती किए हैं हम लोग को माल जाल बकरी बच्चा सब कुछ पानी में, कुछ माल जाल के खाने के लिए नहीं है, भूसा वूसा कुछ नहीं है, सब डूब गया। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के लोग बाढ़ के पानी से पिछले 2 महीनों से परेशान हैं। जिन लोगों के पास नाव नहीं है वो देसी जुगाड़ से थर्मोकोल की नाव बनाकर किसी तरह एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। यहां तक किसी नाव पर सवार होकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। यह नाव की सवारी कभी खतरनाक भी हो सकती है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड का यह गईगट गांव है और गांव की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग कितने तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या हालात है और कितना खतरनाक मंजर है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से थर्मोकोल के डिब्बे पर बैठकर जो बाढ़ का पानी है उसको पार कर रहे हैं और कुछ लोग नाव के जरिए यहाँ पर नदी को पार कर रहे हैं। तो स्थिति समझ सकते हैं कि कितना भयावह है। लगातार पिछले 2 महीने से इस गांव की यही स्थिति है और यहाँ की एक बड़ी आबादी, आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अब तक यहाँ पर प्रशासन का कोई अमला नहीं पहुँच सका है। न्यूज़ 18 लगातार यह गुजारिश कर रहा है लोगों से कि बाढ़ का समय है और पानी से भरे गड्ढों में जो बच्चे हैं उनको नहीं भेजे और हम इनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है और किस तरीके से खतरनाक मंजर है, कैसे लोग आ जा रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं। परेशानी है, 2 महीना से बाढ़ में कोई मददगार नहीं मिल रहे हैं। आज तक ले नाव पर जैसे केना केना करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ, एक तक फन्नी तक नहीं मिला है। कितने दिन से परेशानी है? परेशानी है 2 महीना से, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है और नाव नहीं है, नाव में करके लाए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, हरी दरे भी नहीं है, जैसे चलने में भर छाती पानी होता है। एगो नाव है, एगो नाव से क्या होगा। 2 महीना से हम लोग जैसे बहुत परेशानी में है, जो न कोई देखभाल है न कुछ है, मुझे जो हम सब तबाह छी यही में। कहाँ रह रहे हैं अभी? हम रोड पर रह रहे हैं। रोड पर रहते हैं जी। घर यहाँ छोड़ दिए रहना? जी, घर तक यहाँ छोड़ दे, तो घर में पानी पैस गया। लगातार लोग परेशान हैं, बाढ़ के पानी से इनकी जिंदगी बदनाम हो चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनसे इनको किसी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। छपरा में भी हालात ठीक नहीं है। लगातार हो रही बारिश की वजह से छपरा का सदर अस्पताल परिसर पानी पानी हो गया है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहां हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। लगातार हो रही बारिश के बाद छपरा के कई सरकारी कार्यालयों में स्थिति बदतर हो गई है। हम अभी खड़े हैं छपरा के RT-PCR जांच केंद्र में, जो सदर अस्पताल में स्थित है। आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो ये स्थिति है काफ़ी भयावह है। आप देख सकते हैं लोग जिस तरह से आ रहे हैं अस्पताल में, कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पोस्टमार्टम भी है और RT-PCR जांच केंद्र भी है और सबसे महत्वपूर्ण है डायलिसिस केंद्र जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं, इनसे हम बात करते हैं। और अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए कल से ही हैं, तो अभी तक डॉक्टर भी लेट आए हुए हैं। 11 बजने वाला है, डॉक्टर भी लेट आ रहे हैं। पूरा पानी लगी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं कल से। महीनों से लगा हुआ है सर, महीनों से ऊपर हो गया। थोड़ा सा भी जब भी बारिश होती है यहाँ पूरा ये परिसर डूब जाता है, जबकि यहाँ पे 4 यूनिट चलता है। NT-PCR है, RT-PCR है, NCR है, उसके बाद आपका ये HIV डिपार्टमेंट है। सारे मरीज लोग ऐसे ही हिल के आते जाते हैं, स्टाफ लोगों को भी ऐसे ही आना जाना पड़ता है। प्रशासन जो है इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। हालांकि प्रशासन द्वारा समय समय पर पानी की निकासी कराई जाती है, लेकिन जब भी फिर बारिश होता है तो फिर हालात जस के तस बन जाते हैं और ये स्थिति काफ़ी दिनों से चली आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। इधर बगहा में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी नेपाल बॉर्डर स्थित SSB कैंप में घुस गया। कैंप में करीब 3 फीट पानी लगा हुआ है। SSB के जवान जो हैं ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं।
आसपास के इलाकों में भी पानी घुस गया है। वहां रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और अब बात एक थानेदार के रुआब की। बिहार में पुलिस सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे। थाने में थानेदार का क्या रौब होता है, आज हम आपको दिखाते हैं। यह है गोपालगंज के यादवपुर थाने में तैनात एएसआई ललन शर्मा, जिनका एक ऑडियो क्लिप इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में एएसआई ललन शर्मा एक पिता पुत्र को शराब के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। अपने दलाल से बातचीत में एएसआई ललन शर्मा सेवा पानी या घूस की बात भी करते सुनाई दे रहे हैं। पहले सुनिए दलाल से जो एएसआई है ललन शर्मा ने क्या बातचीत की है। सर हम लीगल हैं, गलत नहीं है। तो बोला 8 9 के बीच में आवे लो। तो आप रहिएगा, हम रहेंगे। हमारे वर्दी फट गई बेटा, बहुत पता चल रहा। वर्दी फट गया है? तब वर्दी में फट गया। तो वो लड़का को हम बुला रहे हैं, राणा नाम है, ठीक है? हाँ। उसको कुछ आप बोलिएगा नहीं, जो बोल दिए हैं वही काफिर है। ना नहीं बोलाना, हमारे पास बोले तो हम तो बंद कर देंगे, सुन लीजिए। नहीं हमारे पास मत बुलाइएगा ना ना। अच्छा तो मैंने उसको नाम हम कोई नहीं डालिएगा। अयो सुन लो तो बताते राजू बाबू। हाँ। बाप बेटा का जैया दारू पकड़ा था ना आज भी बिहार में। हाँ। अब 2 जने का नाम डाल के उनको चलान करने की मुझे पूछिए। हाँ। तब यही मैंने बचा हुआ है। तब जानते दरोगा का पार उठा नहीं सकता। तो देखिए वायरल ऑडियो को सुनने के बाद ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की थी जब यही एएसआई इस शख्स को कैसे मारने की कोशिश कर रहा था और इसी ने धमकी दी इस युवक को कि अगर उसे मौका मिला तो शराब के झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कैसे इसी कानून का माहौल कानून के रक्षक उड़ा रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। अनदर पार्टी से फ़ोन करवाया कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसमें वो 2 लाख रुपए का मांग किए और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो अगर तुम लोग पैसा नहीं देगा तो तुमको दारू के केस में फंसा के तुमको बाप बेटा दोनों को सरा देंगे और ऐसा ऐसा जो एफआईआर थाने में आएगा सब एफआईआर में नाम डालेंगे। सर हम बस यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। तो उसमें बाप बेटा को फंसा देंगे? नहीं हम बोलबे नहीं किया वैसे की। ये ऑडियो आपका नहीं है? नहीं हमारा नहीं है वैसे। उसमें आवाज में है कि आप इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं? नहीं इस पर हम वहाँ पर थे, हम ये बोले नहीं वैसे। उधर इस वायरल ऑडियो के मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया। एसपी ने कहा कि एसडीपीओ इस मामले की जांच करेंगे और मामला सही पाया गया तो आरोपी पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें हमारे पदाधिकारी हैं, वो उनका कथित ऑडियो बताया जा रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसी को धमकी दी है कि शराब के गलत मामले में फंसाने की। तो आप लोगों को पता है गोपालगंज पुलिस शराब के विरुद्ध पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन जो कानून के प्रावधान है अगर उसका दुरुपयोग किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पटना जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। यह पहला मौका होगा जब पटना में सभी 23 प्रखंड नक्सल मुक्त होंगे और मतदान की प्रक्रिया सामान्य तरीके से संपन्न कराई जाएगी। 7 सितंबर से पटना में नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। पटना में पंचायत चुनाव को लेकर क्या है तैयारियां, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पटना जिले में भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना जिले में 7 सितंबर से मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार पटना जिले में पंचायत चुनाव कई मायने में अलग होगा। दरअसल पटना जिला नक्सल क्षेत्र की सूची से बाहर हो गया है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सूची में पालीगंज और मसौढ़ी प्रखंड के शामिल होने के कारण इन दोनों प्रखंडों में 2 घंटे पहले ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब पंचायत चुनाव में पटना जिले के सभी 23 प्रखंड में सामान्य तरीके से मतदान होगा। पटना जिला प्रशासन ने बूथों को सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर अधिक संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्रत्येक पंचायत चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले संभावित 10 लोगों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम और एसएसपी की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की गई है और इसमें तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पटना में पंचायत चुनाव के दिन अब जो नक्सली क्षेत्र मुक्त कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यह लोगों के लिए निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से मतदान देने में कहीं ना कहीं सहायक साबित होगा, क्योंकि एक दौर था जब नक्सलियों का वर्चस्व माना जाता था। कहने के लिए वे पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भले ही कर देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट होता था और वो चाहते थे कि अपने लोग जो हैं वो पंचायत चुनाव में जीत कर आएँ, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनकी दखलंदाजी कायम रहे। लेकिन वो दौर समाप्त हो चुका है और ये जो दौर अब शुरू होगा, नक्सल मुक्त मतदान की प्रक्रिया होगी और कहीं न कहीं यह लोगों के लिए सुकून देने वाली बात है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाके चरका पत्थर मध्य विद्यालय के 3 कमरों में ही क्लास चल रही है। पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा यहां पर चलती है और करीब 400 बच्चे यहां हैं। इतना ही नहीं, 2 टीचर हैं। भवन नहीं होने की वजह से बरामदे पर पढ़ने को ये बच्चे मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी केसे कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में 1 दशक पहले नक्सलियों ने विस्फोट कर स्कूल बिल्डिंग को उड़ा दिया था। जमुई जिले का चरका पत्थर थाना इलाके का ये मध्य विद्यालय चरका पत्थर का वो बिल्डिंग है, जब नक्सलियों ने इसे विस्फोट कर उड़ा दिया था। दिखाना चाहेंगे हम दूसरे तरफ भी कि ये भी देखिए इधर की इसको भी, इस बिल्डिंग को भी उड़ा दिया गया था। उसके बाद इस भवन को नहीं बनने से परेशानी हो रही है। हम दिखाना चाहेंगे दूसरे तरफ भी, अगर वहाँ भी देखा जाए तो उस बिल्डिंग को भी उड़ा दिया गया था। अब हालात ऐसा है कि इस स्कूल में 400 बच्चे नामांकित हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्कूल मात्र 3 कमरे जो सामने दिख रहे हैं, इसी 3 कमरे में क्लास चलते हैं, स्कूल लगते हैं और 1 से 8 तक के 400 बच्चों की पढ़ाई होती है। परेशानी सबसे पहली है हमारे पास शिक्षकों की कमी है और दूसरी बात हमारे पास बैठने का व्यवस्था नहीं है, बैठाने का बच्चों को। 400 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं और जब बच्चे आ जाते हैं तो हमको काफ़ी मशक्क़त पड़ना पड़ता है कि बच्चे को हम किस तरह से यहाँ पे रोक के रखें। पढ़ाई तो खैर बहुत। स्कूल बिल्डिंग कब उड़ाया गया था? 2011 में। हाँ, विभाग से बात किए होंगे बनाने हाँ, कई बार हम विभाग को दिए लिख के और सूचना भी दिए, तो बताया गया कि ये यहाँ की नहीं है, ये पटना से का फंड है। पटना से जब तक हम लोग लिख के भेजे हुए हैं, पटना से आएगी तो फिर आप लोग को यहाँ बिल्डिंग बनेगा। और आज 10 साल बीत चुका है, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना। एक तो भवन नहीं बना और दूसरी शिक्षक भी उतनी संख्या में यहाँ पर नहीं दिए गए जिससे यहाँ पर बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कटिहार में अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों को रोजगार करने के लिए बिहार सरकार बड़े पैमाने पर ऋण मुहैया करा रही है। इसी के तहत कटिहार में करीब 310 उद्यमियों का ऋण एग्रीमेंट पर काम हो रहा है। खास बात यह कि इसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। देखिए हमारे सहयोगी सुब्रत की रिपोर्ट। कटिहार में बाढ़ के विपदा के बीच एक सुखद तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। हालांकि ये तस्वीर बाढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये कटिहार का ये इलाका अल्पसंख्यक बहुल है। ऐसे में अल्पसंख्यक लोगों के जिंदगी बेहतर करने के लिए बिहार सरकार किस तरह से लोन के माध्यम से आगे जो रोजगार है वो सृजन कर रहे हैं, ये इसी का एक बानी है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत ये लोन का कार्यक्रम चलता है। इसमें हम लोगों ने अभी शिविर लगाया है, जिसमें हम लोगों ने टोटल जो इस वित्तीय वर्ष में 308 लोगों का चयन किया है, उसी का हम लोग इस बार बुकलेट वितरण और एग्रीमेंट का कार्य कराया जा रहा है। इसमें अधिकतम हम लोग 5 लाख तक की राशि जो है, जो अल्पसंख्यक महिलाएं और पुरुष जो भी हैं, सारे लोग को हम लोग वितरित करते हैं। इसमें अधिकतर महिलाओं का ही चयन हो रहा है। सरकार का स्पेशल फोकस अल्पसंख्यक महिलाओं की तरफ है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इंटरव्यू भी जो लिया, 308 लोग का चयन हुआ, इसमें अधिकतम महिलाएं हैं। 1 लाख का लोन मिला है। क्या करेंगे इसमें? बिजनेस में लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिंदगी को नई ढंग से पटरी में लाने के लिए ये लोन एक वरदान साबित हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना के पारस अस्पताल में जल्द एक्मो के साथ साथ न्यूरो सर्जरी में नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं एकेडमिक के क्षेत्र में भी पारस अब कदम बढ़ाने जा रहा है। पारस HMRI अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने 8 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई। कहा कि अब तक पारस पटना में 4 लाख मरीजों का इलाज हुआ है, तो 40,000 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी हुई है। COO की माने तो फिलहाल यहां किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल रही है, लेकिन जल्द ही पारस में मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा मिल पाएगी।
इस दौरान पारस के रीजनल डायरेक्टर तलत हलीम और पारस ग्रुप के सभी लोग मौजूद थे। तो वहाँ के खर्च हमारे कोशिश यही रहेगी कि हम यहाँ पे और से और सेवाएं उपलब्ध कराएं जो कि टर्शरी से क्वाटरनरी केयर की हो। हमारी कोशिश रहेगी कि और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि हमारा ध्यान एकेडमिक्स की तरफ भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि खाली डॉक्टरी ही नहीं बाकी एकेडमिक्स भी स्टार्ट कर पाएँ। नर्सिंग कॉलेज का हमारा एक बात चल रही है, नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करने की बात चल रही है। तो उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया एक्मो की सेवाएं हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्मो की सेवाएं लाएंगे ताकि हम जो चिकित्सा है उसको एक लेवल ऊपर ले जा सकें, जो आज हम दे रहे हैं उससे भी उसको ऊपर ले जा सकें। पूर्णिया में नेशनल हाईवे 131, NH 107 और एयरपोर्ट निर्माण में जमीन अधिग्रहण का पेच फंसता दिखाई दे रहा है। कमर्शियल जमीन को खेती की जमीन बताकर जमीन मालिक को कम मुआवजा दिया जा रहा है और ऐसे में सड़क निर्माण करने वाली कंपनी जब मकान तोड़ती है तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। पूर्णिया से नारायणपुर तक NH 131 रोड का काम हो रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आज जेसीबी के द्वारा ये सारा तोड़ा गया है। ये बेलौड़ी चौक है और पूरी तरह ये कॉमर्शियल ज़मीन है। इसके बावजूद यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों का विरोध है और इन लोगों का कहना है कि जो कॉमर्शियल ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर घोषित करके मुआवजा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो एक्विजिशन हुआ है लैंड का, उसमें जो सिर्फ 6,000 रुपये पर डेसिमल दिया जा रहा है। उस 6,000 में हम अपना घर बनाएंगे या अपना ज़मीन खरीदेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर किस तरह की ये ज़मीन कमर्शियल ज़मीन है, इसको किसी संचित बोल के 6,000 में दे रहा है। बात यही है कि आज की डेट में जो मुआवजा दे रहा है सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, जब हम लोग साधारण से ज़मीन लेते हैं इसी जगह पे उसका रजिस्ट्री खर्च सर 4 से 3 लाख रुपये लग जाता है। तो 12,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से किस हिसाब से हम लोग को दिया गया है, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। मोटा मोटी 80-85 लोग इफेक्टेड हैं बेलोड़ी में। आप लोगों ने कमिश्नर साहब के यहाँ अपील भी की है? जी जी जी, हम लोग 1.5 साल पहले से जब से हम लोग को नोटिस मिला है तब से अपील में है, कमिश्नर साहब के यहाँ दिए हुए हैं और तभी से जो है कोरोना काल के लिए थोड़ा वहाँ भी परेशानी है, इसके कारण जो है हम लोग रुके हुए हैं। ऑलरेडी PWD ने इसको एक्वायर कर रखा है, हम केवल इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। हमारी अभी इस एरिया में जो बेलौड़ी से लेके कटिहार मोड़ तक है तो हम केवल इंक्रोचमेंट रिमूव करवा रहे हैं। हम जिसका पेमेंट हो चुका है हम उसी का केवल हटा रहे हैं। जिसका पेमेंट नहीं हुआ है उसका हमने नहीं तोड़ा है अभी तक, जो कोर्ट में चला गया। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।